नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। इंडिया गठबंधन की बैठक मैराथन बैठक हुई। बैठक के बाद कई तरह की जानकारी दी गई, लेकिन बैठक के अंदर जो कुछ हुआ, अखिलेश यादव ने जो किया, ममता बनर्जी को जो ऑफर दिया गया, राहुल गांधी ने उसके बाद जो दो टूक कहा, इसके बारे में विस्तार से दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हमने आज फिर इन्वाइट किया स्वप्निल श्रीवास्तव को। स्वप्निल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सबसे बड़ी बात कि कई सारे फैसले हुए कि अब चिट्ठी पत्री करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ, नीट वाला मसला उठाते रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। एक बड़ी बात हुई कि हर 2 महीने में मिलेंगे। ये तमाम चीजें तो थी। ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से खड़ा होने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से लड़ने के। लेकिन एक शब्द बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया। राहुल ने क्या कहा, हम तो उसका भी जिक्र करेंगे। ममता बनर्जी को क्या ऑफर दिया गया, अखिलेश यादव क्या करें, क्या करने वाले हैं और क्या कर दिया उन्होंने, कितना बड़ा नुकसान कर दिया, उन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ा लाइन बड़ी पॉपुलर हो रही है कि सब कुछ लुटाकर होश में आए। तो शुरुआत इसी से करूंगा कि सब कुछ लुटाकर होश में वाकई ये आ गए हैं कि अभी भी कुछ लुटना पिटना बाकी रह गया है। राहुल ने कल 15 मिनट तक जो अपना उसमें भी कहीं ना कहीं इशारों इशारों में यही कहा क्षेत्रीय छत्रपों से कि अभी भी होश में आ जाओ तो बेहतर है। लेकिन ममता का जो हश्र हुआ ना, टीएमसी का विधानसभा चुनाव हारे, और सिर्फ चुनाव नहीं हारी, उसके बाद से 80 में से 58 और अब संख्या 60 पहुंच रही है। वो विधायक चले गए। कल इधर इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, स्क्रिप्ट पहले से तैयार था। इधर बैठक चल सच गया, या फिर कि सांसदों की मंडी सजती है ना। ये शब्द हालांकि मंडी बड़ा गलत सा शब्द है, लेकिन सब्जी मंडी भी होती है, मछली बाजार भी होता है जिसको लोग मछली मंडी कहते हैं। तो उस तरीके से सांसदों की मंडी सज गई। भूपेंद्र यादव के घर पे चिट्ठी लिख दी गई, 20 सांसदों का जिक्र आया। उसके बाद से अलग अलग संख्या है, कहीं 15, कहीं 21, कहीं 20। टीएमसी की तरफ से कीर्ति आजाद सिर्फ 13 सांसद थे। अरे तो 13 तो थे, तो 13 थे, तो आपके 29 सांसद में से 13 वहां पे थे। आप कह रहे हो, इसका मतलब 7 और चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरा, राहुल ने कल यही समझाया, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और सिर्फ बैठक के अंदर जो बातें हुई, उसके बावजूद अखिलेश एक तंज कस रहे हैं, या मुस्कुरा रहे हैं, या हंसी ठिठोली कर रहे हैं। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब लोग जा रहे हैं, तो वहां पे उनकी एक वीडियो आती है जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग खिलाफ लिख रहे हैं, वो जरा बताना मुझे। और उसके बाद हंसते हैं, और कांग्रेस के कुछ नेता वहां खड़े थे, उनकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं। ये चीजें बड़ा परेशान कर रही हैं। अब दिक्कत ये ना कि लुटा तो ममता बनर्जी का है, तो कोई उनसे उनके दिल का हाल पूछे कि क्या गुजर रही है। अखिलेश यादव, अरे 2024 में बीजेपी को हराया, 2027 में हरा देंगे। इसमें आप हरा पाए, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उसके पीछे कहीं ना कहीं योगी जी की भी कुछ कारस्तानियां थी। 2027 का चुनाव योगी का चुनाव है, वहां कारस्तानियां नहीं करेंगे योगी। तो आपको लड़ना है। आप अभी भी एसी कमरे में बैठ करके पीसी कर रहे हो, और इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने के लिए कह रहे हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो होश में कांग्रेस तो आई है, राहुल तो आए हैं, ममता तो सब कुछ लुटा के आई है। कांग्रेस का देखिए, कई लोग कहते हैं ना कांग्रेस बर्बाद हो गई, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई। कांग्रेस की स्थिति आज भी इन तमाम पार्टियों के बरक्स बहुत मजबूत है। कोसों आगे है कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उन दोनों में अगर कोई अंतर है ना, तो अंतर कि थोड़ी ज्यादा राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की कम। अंतर यह है कि इनके पास एजेंसीज हैं, कांग्रेस के पास एजेंसी नहीं है। अंतर यह है कि कांग्रेस जो है, उसके पास चुनाव आयोग, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त उसकी बात नहीं सुनते हैं, उस तरीके की चीजें नहीं है, वो आभा मंडल नहीं है। इतना ही अंतर है। लेकिन क्या कांग्रेस को वोट मिलने बंद हो गए हैं? नहीं, वोट मिल रहे हैं। क्या कांग्रेस के विधायक नहीं चुने जाते? चुने जाते हैं। सांसद नहीं चुने जाते? चुने जाते हैं।
राज्यों में सरकार भी है, केरल भी जीत गया, तमिलनाडु में 7 साल बाद भले गठबंधन बदल के 5 ही विधायक थे, लेकिन आप देखिए 2 मंत्री बन गए तमिलनाडु में। तो कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। कांग्रेस मुक्त भारत जो करने बीजेपी निकली थी, वो खुद कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चली है। तो कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ वो खो चुकी है। वो लुटी जरूर है, लेकिन इतना नहीं लुटी है जितना ये सब लुट चुके हैं। और ये इससे ज्यादा ना लुट जाए, इनको समझना पड़ेगा कि सब कुछ तो लुट चुका है, लेकिन लक्षण अभी दिख नहीं रहे होश में आने के। देखते हैं आगे क्या होता है संतोष भाई। नहीं, एक बड़ी दिलचस्प चीज है, आपने चुनावी राजनीति की बात कही। देखिए, चुनाव में मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि एक बड़ा राजनीतिक दल जिसकी जड़ें होती हैं, जड़ें इन द सेंस कि जरूरी नहीं कि पेड़ आपको ऊपर दिखे, अगर जड़ है तो वो कभी भी उठकर निकलकर सामने आ सकता है। 2-3 उदाहरण ही ठीक है। दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ का चेहरा हुआ करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी उनके सहयोगी मान लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी नेता नहीं हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में जब अलग हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी चेहरा थे। लेकिन जब वही अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरा रहते हुए 1984 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 साल से जिता कर लाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के किनारे कर दिया बीजेपी और आरएसएस ने, और ये कह दिया कि अटल जी छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा, अब हम नई धारा पर चलेंगे। और नई धारा में लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हो गए। लेकिन वक्त बदला और ऐसा बदला कि फिर उसी नई धारा को, यानी आडवाणी वाली विचारधारा, और आरएसएस को लगा कि नहीं, सत्ता मिलने वाली है, लेकिन वो सत्ता आडवाणी नहीं दिला सकते, वो अटल जैसा उदारवादी चेहरा दिला सकता है। तो अटल को नेता चुन लिया, फिर वो 6 साल प्रधानमंत्री रहे, और हमने अपने सपने देखा, बहुत सारे काम वो करके गए। नीतीश कुमार को मैं परफेक्ट एग्जाम्पल मानता हूं। 1995 का बिहार का विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन के आनंद मोहन के साथ गठबंधन करके पूरे बिहार में लड़ गए, उनकी पार्टी को सीटें आई 7। और जहां हम लोग गांव जाते हैं, सीतामढ़ी मेरी धरती है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, वहीं पर एक घर में जाके नीतीश कुमार अज्ञातवास में चले गए, कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले, और यहां तक कह दिया कि अब मैं राजनीति करूंगा नहीं, चुनाव लड़ूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर किसने सोचा था कि नीतीश कुमार फिर से खड़े होंगे, और ऐसा खड़े होंगे कि 21 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी 5 से 2026 तक, बीच में थोड़ा समय अगर हटा दे। किसने सोचा था? तो देश की राजनीति बड़ी गजब तौर पर है। उत्तर प्रदेश में आते हैं, अखिलेश यादव के साथ समस्या क्या हो रही है? देखिए, डेमोक्रेटिक है, बातचीत करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। एक ब्राह्मण नेता के सानिध्य में उनको ट्रेनिंग मिली है, ब्राह्मण और राजपूत नेता ने उनकी बात की ट्रेनिंग करी है, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने यादव की पूरी पॉलिटिक्स और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की पूरी पॉलिटिक्स देखी। समस्या यह है कि वो लखनऊ और दिल्ली को एक ही समझ लेते हैं। वो जिलों में जो स्ट्रिंगर होते हैं उनको भी वो ऐसा समझ लेते हैं कि मैनपुरी का जो स्ट्रिंगर है वो चैनल का मालिक है। वो मालिक नहीं है, चैनल का स्ट्रिंगर है। हम और संपादक आप, है। हाँ, हम और आप सभी जानते हैं। फिर लखनऊ और दिल्ली में बेसिक फर्क वो नहीं समझ पाते हैं। लखनऊ में मैं जानता हूँ बहुतों पे आसान होंगे, भैया कमरा मिलता है, फ्लैट मिलता है, विज्ञापन के लिए संपर्क करना पड़ता है, वो सारी चीजें, लेकिन वो मुख्यमंत्री वाले सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बिल्कुल बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन फिर सवाल वही उठता है, अडानी के खिलाफ आंदोलन करे राहुल गांधी। कितना कितना बड़ा नहीं, मैं संतोष वही भाई, पूछ रहा कितना हूँ, बड़ा? मैं वही पूछ रहा हूँ, अडानी के खिलाफ आंदोलन करे राहुल गांधी, अडानी को मुद्दा बनाए राहुल गांधी, अडानी मोदी के संबंधों की पोल खोले राहुल गांधी, नीट के मामले में कांग्रेस का यूथ विंग एनएसयूआई जो है वो सड़कों पर प्रोटेस्ट करे, पुलिस की लाठियां खाए, वाटर कैनन झेले, और कांग्रेस के सांसद उतर के पुलिस का वाटर कैनन झेले। हरियाणा में हमने देखा दीपेंद्र हुड्डा का जो वीडियो आया। संघर्ष कांग्रेस पार्टी करे, देश भर में राजनीतिक आंदोलन कांग्रेस पार्टी बनाए, वोट चोरी जैसा अहम मुद्दा उठाए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट तक पर कई बार वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। वो तमाम संघर्ष राहुल गांधी करेंगे। अखिलेश यादव से पूछेंगे कि आप सड़क पे क्यों नहीं उतरते, तो वो कहते हैं कि हम सड़क पे उतरेंगे तो ये वोट चोरी कर लेंगे, इसलिए हम सड़क पे नहीं उतरते। अब सवाल है कि सारे संघर्ष राहुल गांधी और त्याग भी कांग्रेस पार्टी करे, तो भाई क्या चाहते हैं? मतलब अखिलेश यादव क्या चाहते हैं, क्या त्याग करे अब राहुल गांधी आज की तारीख? नहीं 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 नहीं, ये जो बड़ा दिल वाली बात है ना, मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं संतोष भाई। अभी विधानसभा का चुनाव अभी भी था ना पश्चिम बंगाल का, राहुल गांधी जा रहे थे, टीएमसी के गुंडों ने, द गुन्स ऑफ टीएमसी, उन्होंने क्या किया? हेलीपैड उखाड़ दिया। अधीर रंजन चौधरी की सभा में पहुंचना था सचिन पायलट को, टीएमसी के गुंडों ने क्या किया? पहुंचने नहीं दिया। और जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो गया, नतीजे आ गए,
दीदी हार गई, तो फिर फोन किसने घुमाया? राहुल गांधी ने। और सिर्फ फोन नहीं घुमाया, कांग्रेस के लोगों के अंदर गुस्सा था टीएमसी को लेकर के, पश्चिम बंगाल के लोगों के अंदर भी था। पश्चिम बंगाल से जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसके आधार पे पूरे देश में गुस्सा था टीएमसी को लेकर के, कांग्रेस के समर्थकों में। कुछ लोग लगे ट्वीट करने, लगे सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया देने। राहुल ने समर्थकों को, अपने नेताओं को, और कहा नहीं, अखिलेश यादव के ही एक नेता है आईपी सिंह। हमने बहुत बात करी है कांग्रेस के स्लीपर सेल पे, कांग्रेस में ये बैठे, कांग्रेस में वो बैठे। मैं तो कहता हूं आईपी सिंह जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, वो आदमी समाजवादी पार्टी में बैठा हुआ स्लीपर सेल है। लो उस पर एक्शन। भाई बार बार बड़ा दिल कांग्रेसी कितना बड़ा दिल दिखा दे आपको, दिखा तो रही है। और अखिलेश यादव ये बात कह कब रहे थे? आप जरा सोचिए संतोष भाई, ये कितनी अजीब सी बात है, कैसी विडंबना है। आपको पता है कल की बैठक की जब शुरुआत होती है तो पहला संबोधन होता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। सबसे वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, मुख्य अपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका स्टेटमेंट पढ़िए। 90 तुले शब्दों में देश की और अपोजिशन के सामने खड़ी तमाम समस्याओं को रखने। आखिरी लाइन क्या कहते हैं? मैं चाहता अखिलेश जी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, यानी कि अध्यक्षता किसको दे दी, संचालन किसको दे दिया? अखिलेश यादव को। सिर्फ सूत्रधार के तौर पे नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी तो बहुत लोगों के बोलने के बाद बोले। भाई पहला 2027 में चुनाव ऐसा है, नहीं किया तो आपने क्या किया? कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। अरे क्या बड़ा दिल दिखाया? आपको बीच की कुर्सी पे लाके बिठा देती खड़गे की जगह पे। एक साइड में खड़गे हो जाते, एक साइड में सोनिया गांधी हो जाती। राहुल गांधी को उठा करके उधर भेज दिया था जिधर आईयूएमएल के लोग बैठे थे। इस तरीके का बड़ा दिल चाह रहे थे क्या? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है संतोष भाई। मैं अखिलेश यादव के स्टाइल में एक बात करता हूं कि हाँ, कर सकते थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी पर अखिलेश यादव को बिठा सकते थे, लेकिन क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देते? मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव ये ऑफर करे तो हो सकता है कि राहुल गांधी उनको कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। ये मैं बिल्कुल अखिलेश यादव वाले स्टाइल में कह रहा हूँ, इसलिए दर्शक इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से ना ले। आप अपनी बात जारी रखिए। नहीं देखिए ये बड़ा हास्यास्पद है ना संतोष भाई। अरे जिस वक्त पे अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए कि 2027 का चुनाव ना मेरे लिए करो या मरो, डू और डाई का चुनाव है, कांग्रेस के लिए नहीं है संतोष भाई, ये अखिलेश यादव के लिए है। कांग्रेस का क्या बिगड़ जाएगा? चलिए मान लीजिए कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीतता है, एक विधायक नहीं जीत पाता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन मान लीजिए एक भी नहीं जीतता है 403 में, कोई नुकसान हो जाएगा कांग्रेस को? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक महीने लोग क्रिटिसाइज कर लेंगे कि बिल्कुल, मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है स्वप्निल भाई। संकट में पड़ जाएगी जी। अखिलेश की राजनीति संकट में पड़ जाएगी। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हो रहा 2027 में। तो अभी जो रणभूमि तैयार हुई रही है ना, इसमें अखिलेश को चाहिए कि वो अगर अर्जुन बन रहे हैं तो राहुल को कहे कि भैया आप ही सारथी बनो हमारे, वो ड्राइवर बना ले। इस समय वो ये सोचेंगे कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही अर्जुन हूं, तो फिर वो अभिमन्यु भी बन जाएंगे और वो कर्ण भी वही होंगे, दुर्योधन भी वही होंगे। तो दिक्कत ये है, अखिलेश को ये समझने की जरूरत है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक पाले में खड़े नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन एक जो बड़ी बात है, देखिए ठीक है, वो राहुल गांधी ने जो कहा, और मैं इस बात से जो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को पत्र लिखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बाकी तमाम चीजें उन्होंने कही, लेकिन एक छोटी सी बात, नरेंद्र मोदी मजबूत है क्योंकि उनके पीछे पैसों की एक पूरी ताकत है। और पैसों नहीं, एक करेक्शन है, ये राहुल ने नहीं कहा है। किस बात? ये राहुल का फैसला ही नहीं है सीजीआई को पत्र लिखना या ये करना या वो करना। अब राहुल इन चीजों से उठ चुके हैं।
गठबंधन का हाँ फैसला है, ये गठबंधन का फैसला है। और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के तौर पर ये जिम्मेदारी तो बनती है उनकी, जो गठबंधन का फैसला है वो राहुल गांधी का भी हाँ फैसला तब तक माना जाएगा जब तक राहुल गांधी उससे अपने को अलग नहीं करते। लेकिन सवाल मेरा दूसरा है, मोदी की ताकत चूंकि पैसा है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और पैसों का पेड़ लेकर खड़े हैं अडानी साहब। अब अलग बात है कि उसमें पानी इस देश की जनता के पैसों का जा रहा है, वो तमाम चीजें हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा, सिर्फ दो ही मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जिस अडानी के मसले को उठा रही है और जिस तरह के बड़े आरोप लगा रही है, और दूसरा कि चुनाव आयोग जिस तरह की गड़बड़ियां कर रहा है। आज की तारीख में अगर मुझसे पूछा जाए तो ये दो मुद्दे बड़े हैं, बाकी तमाम समस्याओं की जड़ यही दोनों मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी अडानी का संबंध, प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और दूसरा मुद्दा है केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जो चीजें की जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी इसको दो सूत्रीय एजेंडा बनाकर आगे चलती और इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल साथ खड़े होते, तो मोदी के लिए ज्यादा परेशानी होती कि हम ये चिट्ठी लिखेंगे, ये अजीब अजीब सी बातें करेंगे, पता नहीं लंबे चौड़े फैसले कर लिए, हर 2 महीने पे मिलेंगे, मिलके करेंगे क्या, चाय पानी नाश्ता करेंगे और क्या करेंगे। अब क्या वो चाय पानी नाश्ते का समय बचा हुआ है, या डायरेक्ट एक्शन वाला है कि सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी ने किस तरह से आईना दिखाने का काम किया है, कितने मिनट बोले, क्या बोले, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरा ये बता दीजिए। देखिए, राहुल ने 15 मिनट तक तकरीबन बात रखी है, और राहुल की एक और मुझे लगता है अगर राहुल को मलयालम भाषा में भी अपनी बात कल रख चुके होते, बांग्ला आती ना अगर, तो ज्यादा अच्छे से बात रखी होती उन्होंने। तो वो खैर उनको आती नहीं है, तो वो उनकी मजबूरी है, तो उन्होंने अंग्रेजी हिंदी में तो अपनी बात प्रॉपर रखी। मजे की बात ये थी कि जिस समय राहुल बोलने जा रहे थे उसी समय टीएमसी वाली खबर आ गई कि देखिए, एक हवा है, एक को हराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता। वो एक बबल है, हराया जा सकता है, आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन उसके पीछे कुछ शर्तें हैं, कुछ चीजें हैं। यहां पे जो विपक्ष की तमाम पार्टियां बैठी हैं, ये लेग पुलिंग करना बंद करें। सीधी सपाट शब्दों में अपनी पीड़ा का भी जिक्र किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब वोट चोरी का मुद्दा हम उठाते हैं तो लेग पुलिंग होती है, लोग हमारा साथ नहीं देते हैं, बिना बात के क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा, राहुल ने एक बात और कही। राहुल ने कहा कि देखिए, हमारा मकसद फिलहाल चुनाव जीतना या चुनाव हारना नहीं है। हमारा मकसद इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए हम एक साथ बैठे हैं। हम चुनाव जीतने हारने के लिए नहीं बैठे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, तो इसका मतलब है भैया चुनाव जीतोगे तभी बचा पाओगे। लेकिन राहुल ये मकसद बता रहे हैं कि भाई संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इसलिए चुनाव जीतना जरूरी है। चुनाव जीतना मकसद नहीं है। दूसरा, राहुल ने बहुत क्लियर कट कल जो बातें कही ना, वो अखिलेश को भी बुरी लगी होंगी, ममता बनर्जी को भी बुरी लगी। हालांकि ममता बनर्जी बुरा मानने की स्थिति में नहीं है। ममता बनर्जी वो वाली ममता बनर्जी रही नहीं, खुद ही गिड़गिड़ा के कह रही है कि भैया मिट्टी। अब राहुल ने कल एक सीधी लाइन खींच दी है कि या तो आप इस तरफ हो या तो आप उस तरफ हो। यहां पे रह के इस तरफ भी रहोगे, उस तरफ भी रहोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। अकेले लड़ना है, थर्ड फ्रंट बनाना है, या मोदी जी की तरफ जाना है। और कोई भी थर्ड फ्रंट, संतोष भाई, आज की तारीख में किसी भी थर्ड फ्रंट को क्या ये देश स्वीकार कर लेगा? मुझे नहीं लगता। सीजेपी आई ना, फ्लॉप होती हुई दिख रही है सीजेपी। वो एक थर्ड फ्रंट या थर्ड अपोजिशन ही बनाने की एक कोशिश थी, एक पोलराइजेशन की कोशिश थी, एक नया ध्रुव नहीं बनाने की नहीं, कोशिश। इस देश का थर्ड फ्रंट मैं जरा बता देता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो जो तथाकथित थर्ड फ्रंट था वो बिना बीजेपी के सपोर्ट के खड़ी नहीं हो पाई। और जब बीजेपी सत्ता में है तो कोई भी थर्ड फ्रंट हो, बीजेपी को रोकने के लिए भी जो थर्ड फ्रंट बना वो कांग्रेस पार्टी के बिना सपोर्ट के खड़ी नहीं हो पाई। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस जब मजबूत थी तो लड़ने के लिए बीजेपी के साथ खड़े रहे, भारतीय जनसंघ का साथ लिया। अब जब बीजेपी मजबूत है, अटल बिहारी वाजपेयी को रोकने के लिए भी थर्ड फ्रंट कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। एच डी देवगौड़ा बने, इंद्र कुमार गुजराल बने। बिना कांग्रेस के मोदी को हरा पाना, हटा पाना संभव नहीं है।
लेकिन जिस बैठक में राहुल गांधी इतनी एडवाइस दे रहे थे, उसी बैठक में अखिलेश यादव ने एक तरह से गजब कर दिया और वो फिर बता दिए कि वो अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं। अब जो है उद्धव ठाकरे साफ, शरद पवार साफ, ममता बनर्जी साफ, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से साफ, हालांकि वो कल बैठक में आए नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है नहीं, टेक्निकली। अरविंद तो है ही नहीं, वो डीएमके साफ। अब जो सबसे बड़ा चुनाव है वो उत्तर प्रदेश का, वो अखिलेश यादव का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के पास भी तो और भी लक्ष्य है, जिन 7 राज्यों में चुनाव होना है। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को लड़ना है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी को लड़ना है, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को लड़ना है, गोवा में कांग्रेस पार्टी को लड़ना है, हिमाचल प्रदेश में लड़ना है और गुजरात में लड़ना है। लेकिन एक क्षेत्रीय छत्र जो है अखिलेश यादव, उनको उत्तर प्रदेश में लड़ना है। इस तरह की आदतों के साथ वो लड़ते रहे और वो 24 वाले मुगालते में रहे, वो 24 वाले स्वप्न लोक में रहे, तो क्या हम ये माने कि बच पाएंगे, या अब आखिरी जो सेकेंड लास्ट किला है अखिलेश यादव का, वो भी सब कुछ लुटा देंगे, तब वो ममता बनर्जी की तरह उनको अकल आएगी? क्या लगता है आपको अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश को लेकर? नहीं, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अगर समझ जाते हैं, अभी भी वक्त है, थोड़ा बहुत तो है, बहुत ज्यादा तो नहीं बचा है। 1 महीने के भीतर भी अगर इस बात को समझ जाते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर कोई दूसरों की गलतियों से सीख ले ले तो वो ज्यादा समझदार होता है। तो अखिलेश यादव को चाहिए कि ममता बनर्जी की गलतियों से अभी भी सीख ले लें। हालांकि वो समझदार राजनेता है, मुझे लगता है वो ले लेंगे। कल की उनकी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते समय जो प्रतिक्रिया थी, वो जो हंसी ठिठोली थी, वो वैसे भी उनकी आदत सी है। और दूसरा क्या है, वो एक क्विक रिएक्शन भी हो सकता है, चूंकि राहुल ने तुरंत ही समझाया था बहुत। उमर अब्दुल्ला वहां पे थे, उन्होंने भी ये बात बोली थी। उमर अब्दुल्ला राहुल का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, और कल की बैठक में उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल अब कांग्रेस का साथ देने की जरूरत है। संजय राउत, वो पहले एक बयान दे चुके हैं, कल शिवसेना ने यही बात कही। हेमंत सोरेन कल ऑनलाइन जुड़े थे, उन्होंने तो सीधे तौर पे राज्यसभा में चुनाव में झारखंड में जिस तरीके को खड़ा किया गया, उस पर अपनी बात रखी और कहा कि यार यहाँ पे इंडिया गठबंधन, क्योंकि जाहिर सी बात है समझौते करने पड़ेंगे। ये सारी बातें कल हेमंत सोरेन ने भी कही। तो कुल मिलाकर के बाकी धड़ों ने, बाकी क्षेत्रीय छत्रपों ने समझ लिया है कि देखो यार, कांग्रेस के बैनर तले चल लेंगे तो कुछ बेहतर होगा। अखिलेश यादव की भी समझ में ये बात आ रही है, लेकिन क्या है ना कि समझ में आ रही है और तुरंत ही उसको स्वीकार कर लेना और स्वीकार करके उसको अपने आचरण में दिखाना, ये चीज में है। समझ में आ चुकी है, स्वीकार करने में 1-2 दिन लगाए, अब तक स्वीकार कर चुके हूं। आचरण में आने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन वो समय अगर 2027 तक का लग गया तो फिर ठीक है, 2029 में वो राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे। अगर 2027 में नहीं मानते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, इस यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे तथाकथित बड़े पत्रकार हैं जो राहुल गांधी को हर 24 घंटे पे प्रधानमंत्री बनाते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी के कृपा पात्र भी रहते हैं कई मामलों में। इसी तरह से अखिलेश यादव के गुट में भी बहुत सारे पत्रकार हैं स्वप्निल भाई, जो हर गुजरते दिन के साथ उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते रहते हैं। अब अखिलेश यादव उस बात को कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते, एक बड़ी दिलचस्प बात, कम कहे को ज्यादा समझे। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि जो अधिकारी उनको फोन करते हैं या उनके पास सूचनाएं पहुंचाते हैं, अखिलेश यादव को ये यकीन क्यों नहीं होता कि क्या पता वो अधिकारी सूचनाओं का रिवर्स गियर भी लगाते हो, यानी अखिलेश यादव की सूचनाएं भी तो पहुंचती होगी बीजेपी के साथ। बहुत सारी चीजें हैं और मैं हमेशा, मेरा मानना है कि आपको महाभारत की लड़ाई अगर जीतनी है अर्जुन के तौर पर, तो एक कृष्ण निश्चित तौर पर होना चाहिए। और देश की राजनीति में अगर एक बड़ा बदलाव आपको लाना है, तो आपके पास हरकिशन सिंह सुरजीत जैसा भी एक नेता होना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से लगे। तो सिर्फ नेता की कामयाबी नेता पे ही डिपेंड नहीं करती, इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका नंबर 2 कौन है, सारथी कौन है और नेता के इर्द गिर्द रहने वाले लोग कौन है। ये तमाम चीजों पर डिपेंड करती है। राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कह दी, समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, मैं फिर वही दोहरा रहा हूं, सब कुछ लुटाकर होश में आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। और ये सवाल कांग्रेस पार्टी का, अखिलेश यादव का, हेमंत सोरेन का, उमर अब्दुल्ला का, शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, ममता बनर्जी का, इसका नहीं है। ये सवाल इस देश के लोकतंत्र का है, इस देश के लोकतांत्रिक मिजाज का है। और हमेशा मैं मानता हूं ये कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक कुशल गृहिणी आपको बता देगी कि रोटी को अगर अलटते पलटते नहीं रहेंगे तो रोटी जल जाती है।
तो रोटी को अलटते पलटते रहना चाहिए। सरकारों का भी यही हाल है। लंबे समय तक एक व्यक्ति रह जाता है तो या तो थक जाता है, या तो वो दम्भी, अहंकारी, तानाशाही हो जाता है, और दोनों ही स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। तो एनर्जेटिक, ऊर्जावान लोगों की जरूरत है। अब राहुल गांधी को भी अपने इर्द गिर्द ऊर्जावान लोगों की जरूरत है। बहुत सारी बातें जिस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आने वाले दिनों में और स्वप्निल भाई के साथ जुड़ते रहेंगे, और किस तरह से राहुल गांधी बदलने की कोशिश कर रहे हैं इस पर चर्चा करते रहेंगे। और राहुल गांधी अडानी को लेकर, मोदी को लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ बोलेंगे, उस पर भी अगर कुछ आएगा तो हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। स्वप्निल भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।